Hey, तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय भारत प्लेस्ड। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लीन आर्किटेक्चर की फ्लटर में कि क्लीन आर्किटेक्चर क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं क्लीन आर्किटेक्चर में, और आखिर क्यों हम ये क्लीन आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चले बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्लीन आर्किटेक्चर एक फ्लटर का डिज़ाइन पैटर्न है जो प्रमोट करता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न बाय ऑर्गेनाइजिंग द कोड बेस। देखो, ये सब आप पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लेते हैं हम, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब आपको और क्लियरली समझ में मैं और अच्छे से समझाता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग द कोड बेस इनटू डिस्टिंक्ट लेयर each which with its own responsibilities. Typical these layers includes presentation, domain and data. The presentation layer handles the UI and user interaction. The domain layer contains the business logic and use cases, and the data layer manages data retrieval and storage. The architecture ensures that changes in one layer, like changing the UI, have minimal impact on others layer, resulting in a more maintainable, scalable and testable application. चलो अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना जो है वो हमारी कहानी यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती। तो सपोज़ करो कि आपने एक सॉफ्टवेयर किसी को बनवाने के लिए दिया। ठीक है, आपने मान लो एक किसी को सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए दिया। उसने बढ़िया सा एक आपने बोला कि एक भैया एक लॉगिन लॉगआउट का एक अच्छा सा एप्लीकेशन मुझे बना के दे। ठीक है, उसने भैया ने क्या करा, उसने बोला ठीक है सर मैं बना दूंगा। उसने एक लिप फोल्डर क्रिएट करा, लिप फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स भर दी। ठीक है, आपका लॉगिन लॉग आउट, देन उसके बाद में फॉरवर्ड पासवर्ड, साइन अप, देन साइन अप कंट्रोलर, देन मॉडल वगैरह सब उसमें भर दिए। ठीक है, और किसी किसी में तो ऐसा भी करा है कि लॉगिन का कंट्रोलर लॉगिन में डाल दिया, लॉगिन का जो फंक्शन थे वो सारे लॉगिन में डाल दिए, कुछ भी सेपरेट नहीं करा। या फिर मान लो उसने 4 फाइल बना दी, 1 2 3 4। ठीक है, लॉगिन लॉग आउट साइन अप और फॉरवर्ड पासवर्ड 4 इसकी बना दी। वो बोल दीजिए लीजिए सर आपका कोड रेडी हो गया। अब आपने कोड ले लिया, आपने बोला ठीक है भाई ले उसको पैसे दे दिए, काम खत्म। अब आपने देखा कि कुछ दिक्कत है यार इसमें। ठीक है, कुछ डिपेंडेंसीज में कुछ इशू आ गया है। ठीक है, अब उसमें इशू आया। अब आपने क्या करा कि बोला कि चल इसको मैं खोल के ठीक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी फ्लटर आती है, मैंने भी सीखी भाई। तो आप उसको ठीक करने जाओगे और आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है ना। अगर क्योंकि होता है ना, कभी कभी आप खुद एक कोड लिखते हो और फिर 2 महीने बाद वो खुद को पता नहीं चलता कि मैंने क्या लिखा है, ये इशू होता है। बट जो जैसे कि अब ये तो आपके साथ में इशू हुआ जो कि सिंपल लॉगिन एप्लीकेशन था, तो भी आप उसमें चकरा जाओगे कि भैया कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन से वेरिएबल का नाम क्या है, कहाँ पे डेटा का कनेक्शन हो रहा है, कहाँ पे एपीआई का कॉल हो रहा है, कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ से डेटा जा रहा है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सब कुछ रैंडमली हो रहा है और लिंक्ड एक दूसरे से। ठीक है, कुछ भी हिलाया तो गया, कुछ भी अगर आपने एक भी ब्लॉक इधर उधर करा तो पूरा एप्लीकेशन घड़ 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 चेंज। कल को आपने बोला कि चलो मुझे फायर बेस नहीं यूज़ करना, मुझे सुपर बेस यूज़ करना है। ठीक है, सुपर बेस यूज़ करना, फायर बेस नहीं यूज़ करना, तो आप वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका एप्लीकेशन स्केलेबल रोबस्ट है ही नहीं कि वो किसी और दूसरे जो है वो डेटाबेस को सपोर्ट करे। आप बस सुपर बेस पे चलाते हो। कल को मान लो फायर बेस आप यूज़ कर रहे हो, फायर बेस का भी एक एंट्री का प्राइस बहुत कम है, 0.000 ऐसा कुछ करके रुपीज़ है। ठीक है, और कल को मान लो उन्होंने $5 रख दिया। अब आपको जो है वो यहाँ पर इसको अब $5 रख दिया। अब आपका हर सेकंड जब भी आपका यूज़र यूज़ कर रहा है आपको $5 जाए जा रहे। ठीक है, और आपने अपनी टीम को बोला कि भाई इसको एडिट करो, चेंज करो डेटाबेस, कुछ दूसरा डेटाबेस यूज़ करो। और आपकी टीम को, क्योंकि आपने कोड कोई आर्किटेक्चर फॉलो नहीं करा, तो आपकी टीम को वही चीज़ एडिट करने में जो वो 10 घंटे लग रहे हैं, और इतने में आप कंगाल हो जाओगे, इतना बिल फट जाएगा आप पे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग केसेस आते हैं। और जो जैसे कि अगर कोई कंपनी आप ओपन करते हो और वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है और उसमें आपका एप्लीकेशन एक महत्वपूर्ण जो है वो रोल प्ले कर रहा है, तो उसमें आपको एक आर्किटेक्चर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आपका ये हाउस ही ले लो यार, आपका जो घर है, अब आपका घर भी एक आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। ठीक है, किसी आर्किटेक्ट ने उसको डिज़ाइन करा है, और डिज़ाइन से जो है वो जगह जगह कॉलम, जगह जगह दीवार वगैरह सब जो है वो गेट वगैरह सब लगाए हैं। ठीक है, अभी कभी भी कुछ भी कहीं पे भी लगा दोगे कि गेट भाई छत पे लग रहा है, ठीक है, खिड़की नीचे 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 फर्श पे लग रही है, फर्श जो आपकी दीवार पे लग रही है, तो कैसा रहेगा, है ना। आपको सही नहीं लगेगा ना, आपको लगेगा भैया क्या बना है ये। ठीक है, वरना कुछ भी कॉलम ऐसा ट्रायंगुलर कॉलम बन रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो भाई कोई दूसरा कारीगर आएगा तो वो बोलेगा कि किस बेवकूफ़ ने बनाया है घर। ठीक है, किस बेवकूफ़ ने छत पर जो है वो दरवाज़ा लगा दिया, उसको अकल नहीं है।
वो बोलेगा कि भाई क्या बोलेगा, बोले कि क्यों यार क्या दिक्कत है, दरवाज़ा तो कहीं भी लगा सकते हैं, तो वो बोलेगा कि दरवाज़ा कहीं भी लगा सकते हैं, बट एक प्लान होता है, एक एक आर्किटेक्चर होता है जिसको फॉलो करना चाहिए, जिसको फॉलो करके बनाना चाहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो जो उस पर काम करने वाले हो, ठीक है, पूरी टीम काम करेगी आपके साथ में, पूरी टीम काम करेगी। अब जैसे कि कोई सा एक स्टार्टअप चालू होता है, ठीक है, स्टार्टअप चालू होता है, कोई आप एक एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया आपके माइंड में, और आप उसको ऐप में, आपको ऐप वाला आइडिया है और आप एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है। अब एप्लीकेशन आपका धंधा चल गया, अब धंधा ऐसा तो है नहीं कि धंधा 1 साल में बंद हो जाएगा या फिर 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। धंधा चलता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 60 साल, ठीक है, 150-150 साल भी धंधे चलते हैं, ठीक है, कभी कभी तो 200-200, 500-500 साल भी चलते हैं, ठीक है, ऐसे धंधे बहुत कम है पर चलते हैं, ठीक है। और अभी मान लो आपको ऐसा एक आइडिया निकालते हो जिसका भाई धंधा 20 साल, 25 साल, 50 साल तक है, मतलब कि आपको वो एक ही एप्लीकेशन यूज़ करना है, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको यहाँ पर फायर बेस की जगह अगर सुबह बेस यूज़ करना है तो आप जो है वो पूरा नया एप्लीकेशन बनाओगे, ठीक है, नया एप्लीकेशन बना के दोगे। आपके चाहोगे कि भैया एक ही बार ही मैं एप्लीकेशन बनाऊँ एंड देन मेरी टीम में हायर करूँ और टीम को बोलूँ कि तुम काम करो, ठीक है। अब टीम जब साथ में काम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हर कोई एक पैटर्न फॉलो करेगा, हर कोई एक आर्किटेक्चर फॉलो करेगा जिस पर सब सीखेंगे कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है ना। कोई भी अगर आप अपने हिसाब से कुछ भी बना रहे हो और फिर टीम को बोल रहे हो कि लो इसको बनाओ, तो टीम तो मना बोल देगी, बोलेगी सर नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, है ना। तो एक आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ता है, तो वही जो हमारा हमने एक आर्किटेक्चर बना रखा है सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में जिसको बोलते हैं क्लीन आर्किटेक्चर, ठीक है। क्लीन आर्किटेक्चर मतलब कि एकदम एकदम सारी लेयर्स अपने हिसाब से अलग अलग हैं, ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पर काम करेंगे। तो वो क्या, वो आर्किटेक्चर और वो जो तरीका होता है सॉफ्टवेयर बनाने का, उसको आप बोलते हो क्या, उसको आप बोलते हो आर्किटेक्चर, क्लीन आर्किटेक्चर, ठीक है। अब क्लीन आर्किटेक्चर में काफ़ी सारी जो है वो लेयर्स होती है, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब कंपोनेंट्स काफ़ी सारे होते हैं बट मेनली 3 होते हैं। तो 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या आता है? प्रेजेंटेशन लेयर में जैसे आपकी जो स्क्रीन हो गई, जो यूज़र को दिखने वाली चीज़ें ना, जैसे आपकी स्क्रीन हो गई, पेजेस हो गए, बटन्स हो गया, ये सब प्रेजेंटेशन में आता है। देन उसके बाद में आता है दोस्तों डोमेन लेयर। डोमेन लेयर में दोस्तों रिपोजिटरीज होती हैं, मॉडल्स होते हैं, यूज़ केसेस होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डोमेन लेयर क्या करती है, जब आपका डेटा कहीं से आ गया या फिर आपको कुछ प्रोसेस करना हो या फिर आपको कुछ जो है वो रन करवाना हो, मतलब इन द सेंस कुछ बैकएंड में कुछ प्रोसेस कराना हो, तो वो सारा डोमेन लेयर में आता है। एंड देन होता है डेटा लेयर। डेटा लेयर में आपके डेटा सोर्सेज, देन उनकी जो एंटिटीज़ हैं, वो सारा कंपोनेंट इसमें आता है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। जैसे प्रेजेंटेशन में आते हैं सबसे पहले दोस्तों पेजेस। जैसे आपने कोई सा एप्लीकेशन बनाया, हम वो लॉगिन वाला एप्लीकेशन ही लेके चलते हैं। तो लॉगिन वाला एप्लीकेशन में अलग अलग टाइप के पेजेस हो सकते हैं, जैसे कि लॉगिन का पेज हो गया, साइनअप का पेज हो गया, ठीक है, देन उसके बाद में साइन आउट का पेज हो गया, देन उसके बाद में फॉरवर्ड पासवर्ड का पेज हो गया, ये अलग अलग पेजेस होते हैं, ठीक है। देन दूसरा कंपोनेंट दोस्तों स्टेट मैनेजमेंट। सबके बीच में जो है वो स्टेट मैनेज होनी चाहिए, ठीक है, उन सबकी स्टेट्स मैनेज होनी चाहिए। स्टेट मैनेज होने के साथ में भी परसिस्ट होनी चाहिए, परसिस्ट होनी चाहिए। भाई परसिस्ट क्या वर्ड है? परसिस्ट मतलब कि मान लो कि अगर आपने अगर यूट्यूब में एक बार लॉगिन कर दिया गूगल अकाउंट से, और जब आप वापस यूट्यूब में लॉगिन करते हो तो आपकी स्टेट परसिस्ट रहती है, आपकी स्टेट वहीं की वहीं रहती है, आप लॉग्ड इन के लॉग्ड इन रहते हो। ऐसा नहीं होता कि आपको हर बार लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। वरना अगर मान लीजिए स्टेट परसिस्टेंट नहीं करोगे तो यूज़र जब आपके एप्लीकेशन में घुसेगा उसको तब लॉगिन करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं चाहते। एक बार लॉगिन करा एंड देन लॉग्ड इन रहना चाहिए एप्लीकेशन, फिर उस यूज़र के लिए, उस यूज़र के हिसाब से चलना चाहिए। तो ये होता है परसिस्टेंट। और साथ ही में स्टेट को मैनेज करना कि भैया जब अगर फॉरवर्ड पे क्लिक करा है तो फॉरवर्ड पासवर्ड की स्क्रीन खुले, ठीक है, अगर लॉगिन पे क्लिक करा है तो लॉगिन खुले। तो स्टेट को मैनेज करना, ये स्टेट मैनेजमेंट आता है। स्टेट मैनेजमेंट में डिफरेंट कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि ब्लॉक, प्रोवाइडर, रिवर पॉड, गेटेक्स, रिडक्स, ठीक है, इतने सारे स्टेट मैनेजमेंट के टाइप है। तो स्टेट मैनेजमेंट कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर में आपके आता है। देन उसके बाद में विडजेट्स हो गया, आपके अलग अलग टाइप के विडजेट्स हो गए। विडजेट्स के बारे में आपको क्या समझाना, मतलब पता है आपको। विडजेट्स मतलब कि फॉर सपोज अगर आपने कोई बटन विडजेट बनाया या फिर आपने कोई कस्टम विडजेट बनाया, वो विडजेट के अंदर आता है। देन वो दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है एंटिटीज़। अब एंटिटीज़ क्या होती है? एंटिटीज़ फॉर सपोज कि अगर आपने यहाँ पर आपके एप्लीकेशन में जो है वो अलग अलग टाइप के जो है वो चीज़ें रहती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कभी कभी कुछ क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, किसी क्लास में कोई सा इंटीजर को डिफाइन करते हैं, देन उसके अंदर किसी जो है वो हम मेथड को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि कोई लॉगिन वाला कुछ है, तो ये तो लॉगिन में क्या होगा, सबसे पहले हमें वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड रहेगा, यूज़र रिक्वायर्ड रहेगा।
तो फॉर सपोज यूज़र में यूज़र के लॉगिन करने की मेथड, देन यूज़र की सारी डिटेल्स की एंटिटीज़, लाइक स्ट्रिंग में नेम रहेगा, देन इंटीजर में उसकी आईडी रहेगी, देन डेट टाइम में उसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद में उसमें अलग अलग टाइप के मेथड रहते हैं, जैसे लॉगिन, लॉगआउट, गेट डिटेल्स, ठीक है, फेच डिटेल्स। देन उसके अलावा और क्या रहता है, फॉर सपोज लाइक डिलीट डिटेल्स, ठीक है, डिलीट डिटेल्स या फिर अपडेट डिटेल्स। तो ये सब किस में आता है, ये सब आपके आता है एंटिटीज़ में। देन रिपॉजिटरी इंटरफेस, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं वो उसको रिपॉजिटरी इंटरफेस में लिया जाता है। देन यूज़ केसेस, जब भी आप कुछ जो है वो इवेंट ट्रिगर करते हैं अपने एप्लीकेशन में, जैसे कि साइन अप हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, लॉगिन हो गया, इमेजेस फेच करना हो गया, यूज़र को डिलीट करना हो गया, वो सब यूज़ केसेस कहलाते हैं कि ये इसका यूज़ केस है, ठीक है। देन उसके बाद में दोस्तों आती है डेटा लेयर। डेटा लेयर में दोस्तों सबसे पहली जो आती है वो आती है रिपॉजिटरी। अब रिपॉजिटरी जैसे कि डेटा मॉडल, जैसे कि रिपॉजिटरी मतलब कि आपका जैसे कि एप्लीकेशन में, तो जो आपके डोमेन लेयर में जो रिपॉजिटरी इंटरफेस रहते हैं तो उसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन रहती है वो यहाँ पर डेटा लेयर में रिपॉजिटरी में रहती है, ठीक है। देन उसके बाद में डेटा सोर्सेज जैसे कि आपका लोकल डेटा सोर्स है कि रिमोट डेटा सोर्स है, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह सब डेटा सोर्सेज में रहती है। एंड देन मॉडल्स, जब आपका डेटाबेस मैप में आ रहा है तो मैप से उसको जेसन में कन्वर्ट करना, जेसन से मैप में कन्वर्ट कर रहा है, अगर जा रहा है तो डेटाबेस मतलब डेटा, तो ये होते हैं मॉडल्स। तो दोस्तों इतने पार्ट में जो है वो हमारा एप्लीकेशन जो है वो कम्प्लीटली जो है वो बटा हुआ रहता है, और हर जो है वो पार्ट पर अलग अलग टीम्स जो है वो काम करती है। इस टीम का काम इससे नहीं होता, इस टीम का काम इससे नहीं होता, ठीक है। कुछ कुछ काम पड़ता है बट जो है वो कम्प्लीटली एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते। अगर कोई यूआई पे काम कर रहा है तो यूआई पे उसमें पेजेस, स्टेट मैनेजमेंट और विजिट्स का ध्यान होना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए कि बैकएंड पे काम कर रहा है, बिजनेस लॉजिक पे काम कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें फेच और अपडेट होंगी, तो उसको डोमेन लेयर में काम करना चाहिए, ठीक है। वो पूरा बिजनेस लॉजिक को पूरा डार्ट में लिखा जाता है, इसमें फ्लटर का कोई भी इंटरफेस नहीं होता, पूरा आप डार्ट में इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो उसको डोमेन लेयर में काम करना चाहिए। और सपोज़ कोई डेटाबेस इंजीनियर आपके पास में जो डेटाबेस का सारा हिसाब रखता है और कौन सा कहाँ पर कितना क्या सब होना चाहिए, तो वो जो है वो डेटा लेयर में काम करता है, ठीक है। तो अलग अलग लेयर में अलग अलग लोग जो है यहाँ पर काम करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर जो आपको फ़ोटो दिख रही है ये क्लीन आर्किटेक्चर का फोल्डर स्ट्रक्चर है, फोल्डर और स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्ट में लिख देता हूँ, तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों ये एक ऑथेंटिकेशन, एक लॉगिन साइनअप सिंपल फॉर्म है, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्लीनली सारी चीज़ें जो है वो रजिस्टर्ड है। जैसे कि आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथेंटिकेशन में आपकी पहले डेटा लेयर हो गई, डेटा लेयर में आपके डेटा सोर्सेज आएंगे, आपकी रिपॉजिटरीज आएंगी। देन उसके बाद में आपकी डोमेन लेयर हो गई, डोमेन लेयर में आपकी रिपॉजिटरी इंटरफेस होगी, यूज़ केसेस होंगे। देन उसके बाद में आ गए आपके प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन में आपका स्टेट मैनेजमेंट होगा और आपके व्यूज़ होंगे और साथ ही में कुछ यूटिल्स होंगे, लाइक विजिट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर अलग काम करती है, डोमेन लेयर अलग काम करती है और डेटा लेयर जो वो अलग काम करती है, और ये तीनों एक दूसरे के साथ में अच्छे से काम करते हैं। जैसे कि आपका डेटा सोर्स हो गया, डेटा सोर्स में आपका यहाँ पर जो भी आपका डेटा सोर्स होगा, जो भी डेटाबेस होगा, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन और वगैरह वगैरह यहाँ पर लिखी रहेगी। रिपॉजिटरीज में आपकी जो ऑथेंटिकेशन की जो रिपॉजिटरी उसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर रहेगी। देन यहाँ पर जो रिपॉजिटरी इंटरफेस है, यहाँ पर हम इस रिपॉजिटरी को यहाँ पर इंटरफेस करेंगे। देन जो यूज़ केसेज है लाइक फॉरगेट पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, वेरीफाई ओटीपी एंड वेरीफाई टोकन, ये सारे यूज़ केसेस जो है दोस्तों यहाँ पर रहते हैं। देन उसके बाद में जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें जो आपका स्टेट मैनेजमेंट है उसमें ऑथ प्रोवाइडर और ऑथ प्रोवाइडर डॉट जी डॉट डार्ट, देन ऑथ स्टेट, ये सारी जो मैनेजमेंट है वो आपका यहाँ पर होता है प्रेजेंटेशन लेयर में। देन उसके बाद में व्यूज़ में आपके सारी जितनी भी यूआई वगैरह और विजिट्स वगैरह हैं वो सारी यहाँ पर रहती है, स्प्लैश स्क्रीन वगैरह, रजिस्टर स्क्रीन वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ रहती है, और यूज़ केसेस में उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन रहती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक क्लीन आर्किटेक्चर काम करता है, और जब भी अब आप एप्लीकेशन बनाएं तो इसको इसी तरीके से बांटें और इसी तरीके से काम करें। जब भी कोई इंडस्ट्री लेवल का काम होता है, जब भी आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे जहाँ पर फ्लटर एज अ मेन जो है वो फ्रेमवर्क यूज़ होता है अपने एप्लीकेशन के लिए, तो वहाँ पर आपको कुछ इसी तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही यहाँ पर इसमें इसका मॉड्यूल था, बहुत सारे मॉड्यूल, अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, आपका होम स्क्रीन हो गया, आपका सेटिंग वाला स्क्रीन हो गया, तो काफ़ी सारे यहाँ पे पेजेस हो सकते हैं और काफ़ी बड़ा आपका फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के एक ही मॉडल को पकड़ा जो कि जेनरिक मॉडल होता है ऑथेंटिकेशन का, उस मॉडल को पकड़ के मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट समझाया। जो स्टेट मैनेजमेंट यूज़ हुआ है उसमें ये रिवर पॉड यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर रिवर पॉड दिखाया गया है।
उम्मीद है दोस्तों आपको क्लीन आर्किटेक्चर का सारा जो कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन है, जो कंप्लीट कंपोनेंट्स है, उसके फीचर्स है और क्यों यूज़ किया जाता है, सब कुछ समझ में आया होगा। और आप इंटरनेट पे जाइए और एक बार सर्च कीजिए क्लीन आर्किटेक्चर, और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप क्लीन आर्किटेक्चर में ही उसे बनाइए, क्योंकि वही सबसे सही है। और अगर आप एक इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्लीन आर्किटेक्चर विथ ब्लॉक ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन है और कहीं पर भी आपकी जॉब काफ़ी इजीली लग सकती है। और क्लीन आर्किटेक्चर में से काफ़ी इंटरव्यू के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसे अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ओके, तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।